हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट सी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। आज का यह वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आपके पेपर के लिए। आज के जो भी हम पढ़ाएंगे ये आपके जनरल अवेयरनेस के तौर पे अर्थात सामान्य जानकारी के हिसाब से और साथ में आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के सब्सक्राइब बटन के बगल जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और साथ में आप इस ग्रुप के लिंक को अपने इस चैनल पे जो ये वीडियो देख रहे हैं इसके लिंक को अपने ग्रुप में भी शेयर करें ताकि आपके साथ पढ़ने वाले बच्चों को भी वीडियो मिल सके, ठीक है। तो अभी तक जो भी आपको वीडियो दिया जा रहा था, ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैंने एक चीज आपको बताई थी, फिर से बता रहे हैं, डेली बताते हैं आपको, एक बार आज फिर बता रहे हैं कि दोस्तों जो भी आप पढ़ो, ठीक है, सबका अपना एक क्या करिए नोट्स बना के रखिए, ठीक है। जो भी वीडियो देख रहे हो उसके लैंग्वेज का एक नोट्स आप वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके नोट्स बना के लिख डालिए और आपका यह नोट्स हफ्ते भर में रिवाइज करते रहिए और ये परीक्षा के जस्ट एक हफ्ते पहले 2-4 दिन पहले भी काम आएगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, वरना आप मार्केट से विद्या खरीदेंगे, काका खरीदेंगे, ये काका दादा दादी का चक्कर छोड़ दीजिए। केवल अपने हाथ का बना हुआ, पोते का हाथ का बना हुआ नोट्स बनाइए, अर्थात खुद के बने हाथ का जो नोट्स है उसको पढ़िए। उससे पढ़ेंगे तो आप ज्यादा समझ में आएगा, आपकी अपनी लैंग्वेज रहेगी, आपका अपना थिंक रहेगा, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसलिए काका विद्या का चक्कर छोड़ेंगे और जो हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ उस पर पूर्ण विश्वास करके रखिए, ठीक है, कि पेपर में ये आएगा क्वेश्चन, यहाँ से आए इसको लिख लेना और बार बार उसे हफ्ते में रिपीट करते रहना, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत ही जनन स्वास्थ्य जो हमारा चैप्टर चल रहा था, हमने कहा था कल के वीडियो में खत्म करेंगे, कल नहीं खत्म हो पाए लेकिन आज के वीडियो में ये पूरा आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जनन स्वास्थ्य आपका चैप्टर अर्थात रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है, ठीक है, इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ अर्थात जनन स्वास्थ्य के चैप्टर का जो लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बंध्यता अर्थात इनफर्टिलिटी, ठीक है। आज हम बंध्यता के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों बंध्यता क्या होता है, इनफर्टिलिटी क्या होता है। फर्टाइल का मतलब होता है उर्वर, उर्वर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने पत्नी के साथ रिप्रोडक्शन करके बच्चा पैदा कर ले, ठीक है, वो फर्टाइल कहलाता है, उर्वर कहलाता है। लेकिन आपने देखा है कि आज के हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं, शादी होने के बाद सामान्य शारीरिक संबंध बनने के बाद भी, लाख प्रयास करने के बाद भी उन स्त्री में गर्भधारण नहीं होता, अर्थात वो मां नहीं बन पाती है और उसका हस्बैंड पिता नहीं बन पाता है, क्योंकि गर्भधारण की प्रक्रिया होती ही नहीं, अगर होती भी है रुक जाती है, अर्थात बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसी घटना को, ऐसी व्यवस्था को, ऐसी दशा को हम बायोलॉजी में क्या कहते हैं, बंध्यता कहते हैं अर्थात इनफर्टिलिटी कहते हैं। अगर फर्टिलिटी कहे तो ये बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है वो फर्टिलिटी रहता है। अगर कोई दंपत्ति, ठीक है, रिप्रोडक्शन के दौरान संतान उत्पन्न कर ले रहे हैं तो उन्हें फर्टाइल कहते हैं और इस क्रिया को फर्टाइलिटी कहते हैं। लेकिन अगर कोई दंपत्ति लाख कोशिश करने के बाद भी वो अपनी संतान को नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं, ठीक है, इसको इनफर्टिलिटी कहते हैं अर्थात बंध्यता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बंध्यता कहते हैं। तो ये पेपर में आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में मिल सकता है, पूछा जा सकता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे आइए देखते हैं। तो जब लिखा है आपका, जब लाख कोशिश करने के बाद ही, बहुत प्रयास करने के बाद भी, ठीक है, करने के बाद किसी दंपत्ति में स्त्री द्वारा, ठीक है, किसी दंपत्ति में स्त्री द्वारा गर्भधारण ना हो, ठीक है, गर्भधारण ना हो सके अर्थात उस महिला के गर्भाशय में भ्रूण का आरोपण ना हो सके, तो ऐसी दशा को हम क्या कहते हैं, बंध्यता कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं, बंध्यता कहते हैं ऐसी दशा को। और इसे निसंतानता भी कहते हैं, इसे आप निसंतानता भी जोड़ सकते हो। संतानता का मतलब होता है संतान उत्पन्न होना और निसंतानता का मतलब होता है बिना संतान के अर्थात संतान उत्पन्न ना होना, ठीक है। तो जो संतान ना उत्पन्न होने की दशा स्थिति है, ऐसी दशा स्थिति को बंध्यता कहते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी ऐसा ना हो पाए तो ऐसी दशा को हम क्या कहते हैं, बंध्यता कहते हैं अर्थात इनफर्टिलिटी कहते हैं। और साथ में भारत सहित, ठीक है, इंडिया की बात ही नहीं है बल्कि पूरे विश्व में आज इस गंभीर समस्या से, ठीक है, क्या हो रहा है, व्यक्ति जूझ रहे हैं।
अर्थात ये जो बंध्यता की समस्या है ये सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि पूरे विश्व में क्या हो रहा है, ऐसी समस्या को लेकर के पूरा विश्व जूझ रहा है, ठीक है। और जिसमें लगभग 100 विवाहित जोड़े, अर्थात अगर 100 व्यक्तियों की शादी होती है तो उस 100 जोड़ों में, 100 दंपत्ति में, 100 पति पत्नी में लगभग 10 से 20% लोग ऐसे होते हैं जो बंध्यता का रीजन, बंध्यता के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर टोटल 100 लोग की शादी हो रही है तो 100 लोग जब आपस में संबंध बनाएंगे तो उनमें से 10 से 20% लोग, अर्थात 10 से 20 लोग ऐसे होंगे जो सामान्य तरीके से शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी उनमें बच्चा पैदा करना अर्थात गर्भधारण नहीं होता है, अर्थात वो माँ और पिता नहीं बन पाते हैं। तो ऐसी समस्या आपका क्या है, सिर्फ भारत की नहीं है, इस समस्या को लेकर पूरा विश्व जूझ रहा है, ठीक है, ये होता है। और दूसरा आपका है, ठीक है, क्या कि भारत में बंध्यता का दोषी, ठीक है, भारत में जो बंध्यता का दोषी होता है वो ज्यादातर महिला को कहा जाता है, ठीक है। अगर किसी दंपत्ति में महिला नहीं हो, मतलब किसी दंपत्ति मतलब पति पत्नी के बीच में अगर बच्चा नहीं पैदा हो रहा तो उसके घर में जो सासू माँ होती है, उसके घर में जो ससुर होते हैं, आसपास पड़ोस के लोग जो ताना मारने लगते हैं वो उस महिला को ही मारते हैं। घर वाले भी, पड़ोस वाले भी, नात रिश्तेदार वाले भी उस महिला को ही कहते हैं। क्या वो महिला ही दोषी है? ऐसा नहीं है। जितना दोषी किसी महिला का है, अर्थात किसी रीजन के कारण अगर महिला में बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वह रीजन सिर्फ महिला ही के अंदर नहीं बल्कि पुरुषों के अंदर भी हो सकता है। इसलिए 50% महिला की कमी होगी, 50% पुरुष की शारीरिक कमी होती है। और उसमें कोई कर भी क्या सकता है, वो व्यक्ति आपस में शारीरिक संबंध बना रहे हैं, सब प्रोसेस तो कर रहे हैं, लेकिन आगे शुक्राणु अंडाणु मिलकर निषेचन नहीं हो रहा है, या निषेचन हो रहा है तो भ्रूण का अंतर्रोपण नहीं हो पाता, किसी हार्मोन से गड़बड़ी से या शारीरिक कमी से या किसी भी कारण, ठीक है। तो ये होता है। तो आज आप नोट कर लें कि अगर आपके परिवेश में कहीं ऐसी व्यवस्था दिखाई दे तो उसका दोष सिर्फ महिला पे मत दें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इसको लेकर के आत्महत्या कर लेती हैं, तमाम तरह की घटनाओं से घटित क्या होती है, कार्य को करती हैं। इसलिए महिलाओं को दोषी ना दें, अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएं, सही समय पे दिखाएं। अगर शादी के 6 महीने बाद बच्चे नहीं हो रहे हैं प्रयास करने के बाद भी तो आप निश्चित तौर पे समय से डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इसमें अगर आप लेट करेंगे तो निश्चित तौर पे आगे जाकर के आप कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, साथ साथ प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्रिटिकल केस हो जाएगा और आपको फिर जटिल समस्याओं का सामना करेगा। पैसा तो जाएगा ही, लंबा समय जाएगा और आज आपका जो होगा वो कठिन होता चला जाएगा। इसलिए अगर शादी के 6 महीने बाद अगर संतान लाख कोशिश करने के बाद भी गर्भधारण नहीं हो रहा है तो ऐसी महिला और ऐसे पुरुष को तुरंत एक फीमेल डॉक्टर से मिलना चाहिए और मिल करके अपनी समस्या का निदान करा लेना चाहिए, ठीक है। नहीं तो जैसे जैसे समय बीतेगा, क्योंकि भारत में एक ट्रेंड है कि लोग शादी करते हैं 25 पर तो 2-4 साल बाद बच्चे पैदा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, अभी बाप नहीं बनना चाहते हैं। वो तो सब अच्छा लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि दवा कराने के बाद ही बच्चा पैदा होता है। कभी कभी किसी को तो क्या होता है दवा कराने के बाद भी नहीं होता है। इसलिए अगर आपकी शादी हुई तो आप साल 6 महीने के अंदर अपने पत्नी को मातृ सुख और खुद को पितृ सुख देने का प्रयास करें, अर्थात संतान उत्पन्न करने का प्रयास जरूर करें, ठीक है, ये है। तो वही कह रहा है कि हमारे भारत में जो बंध्यता का दोषी माना जाता है और सिर्फ महिला को माना जाता है, ये गलत है, जबकि इसका कारण पुरुष भी हो सकता है और 50% क्या होता है, पुरुष भी जिम्मेदार होता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं गाइस बंध्यता का कारण। ये बंध्यता का कारण क्या होता है, क्या ऐसे रीजन होते हैं जिनकी वजह से दंपत्ति माँ बाप नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका निम्नलिखित कारण हो सकता है। पहला है बेटा शारीरिक कारण या शारीरिक कमी, यानी शरीर में कुछ ऐसे रीजन्स हो सकते हैं, कारण हो सकता है स्टेमिना की कमी हो सकती है या शुक्राणु अंडाणु बनने की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है कि आप अपने दंपत्ति में क्या संतान सुख से वंचित रह जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है रोगजन्य कारण, हो सकता है आपके शरीर में कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि शुक्राणु अंडाणु बनने में प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से निषेचन क्रिया नहीं हो पा रही है। और तीसरा है जन्मजात कारण, कुछ व्यक्तियों में पैदाइशी समस्या होती है, पैदाइशी गड़बड़ी होती है जन्नांगों में, जिसकी वजह से वो आगे चलकर माँ बाप नहीं बन पाते हैं, तो इस कारण को हम जन्मजात कारण कहते हैं। और दूसरा चौथा आपका औषधिक कारण। औषधिक का मतलब होता है कुछ ऐसी दवाइयों का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे
मार्केट में बहुत सारे ऐसी दवाइयों का भ्रामक प्रचार करके किया जाता है कि इसको प्रयोग करने से स्टेमिना बढ़ता है, या आप अपने साथी को, अपने जो पत्नी है, ठीक है, उसके समय पे उसके साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कभी इन चक्करों मत पड़ना, क्योंकि ऐसी औषधियां क्या होती हैं आगे चल करके आपके अंदर और महिला के अंदर क्या हो सकती हैं, इनफर्टिलिटी दे सकती हैं, अर्थात बंध्यता का कारण बन सकती है, जिससे आपको बेबी पैदा करने में क्या होगी, समस्या होगी। इसलिए मार्केट में जितनी भी दवाएं चल रही इनके चक्कर में कभी ना पड़े। ये सीधा आपको क्या करेगी, एक रीजन पैदा कर देंगे आगे चल करके, जिससे आपको बच्चा पैदा करने में दिक्कत होगा। तो कहने का मतलब औषधिक कारण भी हो सकता है और साथ में कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को तनाव या चिंता होता है, किसी महिला को, तो तनाव, चिंता और साथ की अवस्था में भी वो महिला गर्भधारण नहीं कर पाती। इसलिए ऐसी महिलाओं को, ऐसे पुरुष को तनाव और चिंता मुक्त होना चाहिए, जिसे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, बंध्यता का उपचार हो सके। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब बात आती है बाध्यता का निदान, यानी ये कारण है, इसका निदान कैसे किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है बेटा, आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है पेपर के लिए, IMP लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि सहायक जनन तकनीक किसे कहते हैं, इस नाम से पूछेगा। यानी बंध्यता का निदान, यानी किसी को अगर बच्चा नहीं हो रहा है उसका निदान कैसे किया जाए, तो उसके निदान के लिए एक तकनीक है जिसे सहायक जनन तकनीक कहते हैं, या अंग्रेजी में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक कहते हैं, अर्थात ART कहते हैं। क्या कहते हैं, ART। ए माने असिस्टेड, आर माने रिप्रोडक्टिव, टी माने टेक्निक। कभी कभी संक्षिप्त में पूछता है कि ART टेक्निक क्या है, तो आप याद रखिए, A फॉर असिस्टिव और R फॉर रिप्रोडक्टिव, टी फॉर टेक्निक, अर्थात सहायक जनन तकनीक। अगर आपसे पूछ ले सहायक जनन तकनीक क्या है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, तकनीक मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा जुगाड़, ऐसी व्यवस्था, ऐसा इलाज, ठीक, जिसके द्वारा क्या होता है, जनन यानी बच्चे को पैदा करने में क्या होता है, सहायक होता है, अर्थात मदद करता है, उसी को सहायक जनन तकनीक कहते हैं। भाई अगर किसी को बंध्यता हो गया है, डॉक्टर के पास जा रहा है, तो आजकल विज्ञान इतना आगे हो गया है कि इस बंध्यता का भी उपचार ढूंढ लिया है, ठीक है, रीजन के हिसाब से। तो क्या होता है, आइए देखते हैं सहायक जनन तकनीक। हमने कहा रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए कि ऐसी तकनीक जिसका प्रयोग जनन क्रिया अर्थात संतान उत्पन्न करने अर्थात बंध्यता को दूर करने में किया जाता है, ऐसी तकनीक को सहायक जनन तकनीक या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक अर्थात ART कहते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसमें लिखना क्या है, तो ये देखिए क्या, जो वह विशिष्ट तकनीक, ठीक है, वह विशिष्ट तकनीक, ये विशिष्ट तकनीक कोई नॉर्मल टेक्नोलॉजी नहीं है। भाई किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको ऐसा इलाज, ऐसी तकनीक अपनाता है, बच्चा हो जाता है, तो ये नॉर्मल तकनीक तो नहीं होगी, ये जरूर कुछ क्या होगी, विशिष्ट तकनीक होगी, स्पेशल टेक्निक होगी। तो वह विशिष्ट तकनीक जिसके द्वारा बंध्यता को दूर करके, ठीक है, संतान उत्पन्न या प्राप्त किया जाता है। ठीक है, संतान उत्पन्न या क्या किया जाता है, या प्राप्त किया जाता है, या उत्पन्न किया जाता है, तो उसे सहायक जनन तकनीक कहते हैं या ART कहते हैं। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, पेपर में ART के नाम से भी आता है, तो आपको याद रखना होगा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक कहते हैं। और यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब बंध्यता, ठीक है, जब बंध्यता का इलाज, सामान्य इलाज, ठीक है, सामान्य इलाज से नहीं हो पाता है। ठीक है, अर्थात आप असिस्टेड, ठीक है, रिप्रोडक्टिव टेक्निक अर्थात सहायक जनन तकनीक का प्रयोग तब करेंगे, जैसे कुछ लोगों को बच्चा नहीं हो रहा तो डॉक्टर को दिखाते हैं, तो नॉर्मली 2-3-4 महीना इलाज चलता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, ठीक हो जाता है, तो उस जगह पे आपको इस तकनीक का प्रयोग नहीं करते हैं। जब लाख कोशिश करने के बाद, अर्थात बहुत सारी दवाइयां कर लेने के बाद, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लेने के बाद सामान्य तरीके से रिप्रोडक्शन नहीं होता है, अगर संतान नहीं उत्पन्न होता है, तब उसके लिए एट लास्ट डॉक्टर आपको एक लास्ट तकनीक का सहारा देंगे कि भैया आप सहायक जनन तकनीक का प्रयोग कर लीजिए, अर्थात ART का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, इस विधि से बच्चा अगर आपको नहीं हो रहा तो हो जाएगा, लेकिन कैसे हो जाएगा आइए देखते हैं। लिखा है इसमें विभिन्न विधियों का प्रयोग, ठीक है, समस्या या कारणों के हिसाब से, ठीक है, किया जाता है। यानी जो सहायक जनन तकनीक है इसमें क्या किया जाता है, विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, और किसके आधार पे, समस्या या कारण के हिसाब से, जिस प्रकार की समस्या हो, क्योंकि जो बंध्यता होता है, निसंतानता होता है ना, वो कारण, उसके कई कारण हो सकते हैं ना, ये देखिए इन सब कारण है, तो अलग अलग कारणों के हिसाब से क्या होता है, महिला में कमी है, पुरुष में कमी है, ठीक है, महिला में किस कारण से नहीं हो रहा है, निषेचन नहीं हो रहा, भ्रूण का अंतर्रोपण नहीं हो रहा है,
ठीक है। इन सब कारणों को ज्ञात करके जिस तरह का कारण होता है उस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। और जो निम्नलिखित है अर्थात सहायक जनन तकनीक में भी क्या है, कई तकनीकें जो निम्नलिखित हैं। और आपका यहाँ पे नंबर 1 दिया आपका पात्र निषेचन, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे कहते हैं या आईवीएफ कहते हैं। आई का मतलब इन वी माने विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी जब बेबी का निर्माण टेस्ट ट्यूब में परख नली में किया जाता है। या पात्र निषेचन यानी जब निषेचन अर्थात शुक्राणु अंडाणु महिला में नहीं मिल पाते हैं, भ्रूण का रोपण नहीं हो पाता है, तो क्या करते हैं उस दंपत्ति से शुक्राणु और अंडाणु लेकर के उसे एक पात्र में प्रयोगशाला में ले जाकर के लेबोरेटरी में ले जाकर डॉक्टर्स क्या करते हैं उन दोनों को मिला देते हैं। और दोनों को मिलाते हैं जब, तो ठीक वही वातावरण वही टेम्परेचर देते हैं जो माँ के गर्भ में मिलते समय होता है। उसी टेम्परेचर पर रखकर दोनों को एक पात्र मिला देते हैं। दोनों जब मिलकर युग्मनज बन जाते हैं तो अब उस युग्मनज को महिला के गर्भाशय में ले जाकर या फाइलोपियन नलिका में डाल देते हैं, जहां वो बड़ा होकर के क्या होता है बेबी का निर्माण कर देता है। ऐसा ही कुछ किया जाता है टेस्ट ट्यूब में या फिर आप आईवीएफ में कह लीजिए। ठीक है, तो याद रखना आप यहाँ पे, ठीक है, कि आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, आपको बहुत रटना नहीं। पात्र माने पात्र, बर्तन, निषेचन माने शुक्राणु अंडाणु का मिलाना। यानी जब डॉक्टर्स क्या करते हैं शुक्राणु अंडाणु को लेकर उस महिला और पुरुष जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं लेकर उसको पात्र में एक विशेष प्रकार के बर्तन में प्रयोगशाला में रखकर क्या करते हैं, ठीक है, उचित वातावरण में मिला देते हैं जिससे युग्मनज बन जाता है। अब उस युग्मनज को एक विशेष प्रकार के इंजेक्शन द्वारा महिला के फाइलोपियन नलिका या गर्भाशय में छोड़ देते हैं, जहां हो जाकर शिशु के रूप में बदल जाता है। तो इस क्रिया को पात्र निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, आईवीएफ कहते हैं। आजकल मार्केट में आपके शहरों में बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगने लगे, इंदिरा आईवीएफ, ठीक, इंदिरा आईवीएफ, इनफर्टिलिटी का निदान निश्चित रूप से, ठीक है, ये सब दिए थे। लखनऊ से लेके इलाहाबाद, प्रयागराज जैसे, गाजियाबाद, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में एक बड़ा सा सेंटर खुल चुका है जहां आईवीएफ करते हैं अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अर्थात जिस महिला में अंडाणु शुक्राणु का निषेचन नहीं हो पाता है, ठीक है, अर्थात भ्रूण नहीं बन पाता है, भ्रूण का अंतर रोपण नहीं हो पाता है, उस समस्या के हिसाब से उस महिला को असिस्टेंट, ठीक है, रिप्रोडक्टिव टेक्निक अर्थात सहायक जनन तकनीक के अंतर्गत पात्र निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का इस्तेमाल करने का सलाह दिया जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा इसमें क्या करते हैं, मैंने कहा ना निषेचन कराते कहाँ, पात्र में, एक विशेष प्रकार के बर्तन में, कहा प्रयोगशाला में। फिर शुक्राणु अंडाणु मिलाकर जब निषेचन करा देते हैं, युग्मनज बन जाता है, तो उसको उठाकर महिला के अंदर आरोपित कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है, युग्मक इंट्राफैलोपियन स्थानांतरण अर्थात जिफ्ट। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। जिफ्ट क्या है, जी मतलब गैमेट अर्थात युग्मक, आई माने इंट्रा अर्थात अंतः, एफ माने फैलोपियन नलिका स्थानांतरण में ट्रांसफर अर्थात जब महिला में क्या कर दिया जाए, युग्मक को क्या किया, इंट्रा फैलोपियन यानी फैलोपियन नलिका के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाए, तो उसे युग्मक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, डिटेल पढ़ाएंगे। और तीसरी विधि है अंतः कोश की शुक्राणु निक्षेपण अर्थात इक्सी। और चौथा है अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन, अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन या कृत्रिम वीर्य सेचन, इसे IUI या AI भी कहते हैं। तो कुल मिला के सहायक जनन तकनीक जो होती है इसका प्रयोग करते बंध्यता को दूर करने में, लेकिन पहले पता लगाते हैं बंध्यता किन कारणों से है। अगर अलग अलग समस्या कारणों से है तो जिस समस्या जिस कारण से है तो उस तरह से या तो IVF यूज करें पात्र निषेचन, या अंतःकोश की शुक्राणु निक्षेपण विधि, या युग्मक इंट्राफैलोपियन हस्तांतरण विधि, या अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन विधि उपयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला चारों हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले पहला पढ़ते हैं पात्र निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक किसे कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, IVF कहते हैं संक्षिप्त में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वह विधि, ठीक है, विधि जिसमें पुरुष व महिला के शुक्राणु व अंडाणु को क्या करते हैं निकाल कर या ले करके उसे महिला के शरीर की परिस्थिति जैसी, ठीक है, वातावरण बनाते हैं प्रयोगशाला में डॉक्टर्स। ठीक है, और उसे प्रयोगशाला में वातावरण को बनाकर किसी पात्र में या बर्तन में टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, उस शुक्राणु और अंडाणु को क्या कर देते हैं, इस शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिला देते हैं और मिला करके निषेचन कराते हैं। और जब निषेचन हो जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, पात्र निषेचन कहते हैं। ठीक है,
अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और इसमें निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है, टूयन बनता है ना, इस निषेचन के बाद बने युग्मनज अर्थात टूयन को क्या करते हैं, उस महिला के गर्भाशय में सुरक्षित तरीके से, ठीक है, सुरक्षित तरीके से स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके स्थानांतरण की विधि भी क्या है, निम्नलिखित है। इसे ही क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अर्थात ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, आपको रटना नहीं, आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी या पात्र निषेचन क्या है। तो आप बताइएगा कि जब किसी महिला में बंध्यता होता है, लाख कोशिश करने के बाद भी अगर इलाज संभव नहीं, बच्चे नहीं होते हैं, तो डॉक्टर उसे क्या कहते हैं, सहायक जनन तकनीक इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, जिसके अंतर्गत कुल 4 तकनीक यहाँ पे हैं। चारों में सबसे सरल और सबसे आसान क्या है, पात्र निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी। और इन चारों में, ठीक है, केवल समस्या या कारणों के हिसाब से ही या तो इस विधि या तो इस विधि या तो इस विधि, जिस तरह की समस्या हो उस तरह की इन चारों में विधियों का प्रयोग करके बंध्यता से छुटकारा दिलाते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा फेमस विधि क्या है, पात्र निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसमें मैंने क्या कहा, जिसमें बच्चा नहीं होता, उसके पुरुष और महिला से शुक्राणु अंडाण लेकर डॉक्टर क्या करते हैं, प्रयोगशाला में एक पात्र में, एक बर्तन में, ठीक है, उचित वातावरण बनाते हैं। जो वातावरण महिला के शरीर के अंदर होता है शुक्राणु अंडाण मिलने के लिए, वही टेम्परेचर, वही वातावरण लेबोरेटरी में बना करके शुक्राणु अंडाण को मिला देते हैं। और जब मिलाते युग्मनज बन जाता है तो उसे महिला के गर्भाशय में छोड़ देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। इसी को पात्र निषेचन कहते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे युग्मक स्थानांतरित करते हैं, उसको स्थानांतरण करने की कई विधियां हैं, ठीक है। अर्थात टेस्ट ट्यूब में जो युग्मनज बन रहा है उसको स्थानांतरण कर रहे हैं महिला गर्भाशय में, उसके कई तरीके हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं वो भी हम आपको यहाँ दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे, पढ़ते हैं हम लोग। चलिए नोट कर लिएगा आप लोगों ने। तो अब हम जो IVF और टेस्ट ट्यूब में अभी आपको बताए कि जब बंध्यता किसी व्यक्ति में होती है, किसी दंपत्ति में होती है, तो उस व्यक्ति के शुक्राणु अंडाणु को लेकर के प्रयोगशाला में, ठीक है, उचित वातावरण बनाकर एक पात्र में हम शुक्राणु अंडाणु को मिला लेते हैं। और जब दोनों मिलने के बाद युग्मनज बन जाते हैं तो उसको उठाकर महिला के गर्भाशय में डाल देते हैं। इस क्रिया को IVF या पात्र निषेचन कहते हैं। तो अब जो उस महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं युग्मनज को, तो उसकी 2 विधियां हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है IVF में बनाए गए युग्मनज, ठीक है। IVF तकनीक में प्रयोगशाला में जो शुक्राणु अंडाणु मिलाकर युग्मनज बनाते हैं, उस युग्मनज को स्त्री के गर्भाशय में जब स्थानांतरित करते हैं तो इसकी कुल 2 विधियां हैं। 2 तरीके से स्थानांतरित किया जाता है जो निम्नलिखित है। पहली विधि है अंतःडिंबवाहिनी स्थानांतरण या युग्मनज अंतःफैलोपियन स्थानांतरण, जिसे जिफ्ट कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। कभी कभी आपका जिफ्ट डायरेक्ट पूछता है ZIFT का फुल फॉर्म बताइए। तो Z का मतलब जाइगोट और I का मतलब इंट्रा, F का मतलब फैलोपियन टिफा ट्रांसफर, अर्थात जाइगोट माने युग्मनज, ठीक है। युग्मनज का मतलब क्या है, जो शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं, जो संरचना बनते हैं उसको युग्मनज कहते हैं, ठीक है। तो युग्मनज को इंट्रा माने अंतः, फैलोपियन अर्थात फैलोपियन नलिका के अंदर, स्थानांतरित माने क्या होता है, डाल देते हैं, ठीक है। तो भाई IVF में क्या करा है, शुक्राणु अंडाणु मिलाकर हमने युग्मनज बना रखा है पात्र में, बर्तन में। अब उसी को क्या करते हैं, जब उसी युग्मनज को बने हुए जाइगोट या युग्मनज को क्या करते हैं, सीधे फैलोपियन नलिका के अंत माने अंदर क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। तो उसी मेथड को हम क्या कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं, अर्थात युग्मनज अंतः फैलोपियन स्थानांतरण या अंतःडिंबवाहिनी स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, ये देखिए आपको यहाँ पे लाके लिखे हैं इसको। तो इसमें लिखना क्या है कि जब IVF या टेस्ट ट्यूब में बने युग्मनज को सीधे महिला के फैलोपियन नलिका के अंदर क्या करते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस स्थानांतरण विधि को अंतःडिंबवाहिनी स्थानांतरण कहते हैं या युग्मनज अंतःफैलोपियन स्थानांतरण कहते हैं। आपको रटना ही नहीं। अगर आपको पेपर पूछे जिफ्ट क्या है, युग्मनज अंतः स्थानांतरण, फैलोपियन स्थानांतरण क्या है, तो आप कहोगे देखो स्थानांतरण माने क्या होता है, किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह कर देना। तो इसमें क्या करते हैं, युग्मनज को क्या करते हैं, महिला के अंतःफैलोपियन यानी फैलोपियन नलिका में डाल देते हैं। यानी जब युग्मनज को क्या करें, अंतःफैलोपियन नलिका के अंदर क्या करें, डाल दे, स्थानांतरित कर दें। इसी विधि को क्या कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं, अर्थात ये कहते हैं या अंतःडिंबवाहिनी स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमने ये महिला का जननांग बना रखा है। सपोज करिए कि इस महिला के अंदर जो
बच्चा बनने की क्रिया थी या अंधता थी, ठीक है। बंधता की शिकायत के कारण इस महिला का अंडाणु लिया गया और इसके पति का शुक्राणु, ये देखिए अंडाणु को लेकर एक पात्र में हमने रख दिया है। अब इसका पति का शुक्राणु लेकर के क्या करते हैं, इस अंडाणु से हम मिला देंगे और जब ये इससे मिल जाएगा तो निषेचन कर लेगा, ठीक है। निषेचन करेगा तो क्या बनाएगा, युग्मनज बनाएगा। तो ये आगे चलकर देखो युग्मनज बना लिया। अब जो युग्मनज ये बना है अर्थात जाइगोट यहाँ बना है, जाइगोट युग्मनज बना है। अब इस युग्मनज को क्या करेंगे, एक सुई की सहायता से, एक विशेष प्रकार के सुई जैसे उपकरण से क्या करेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे, ले करके क्या करेंगे, इसको उठा करके यहीं से इस महिला के इसी नली में क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ जब छोड़ देंगे युग्मनज को तो ये युग्मनज नली से होता हुआ क्या होता है, गर्भाशय में आके आरोपित हो जाएगा। इसी विधि को क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, अंतःडिंबवाहिनी स्थानांतरण या युग्मनज अंतःफैलोपियन स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया इसमें। अब कह रहा है कि दो विधियां हैं। जो दूसरी विधि है गाइड वो आपका है अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण या इन यूटेराइन ट्रांसफर या IUT के नाम से आता है। I फॉर इन और U फॉर यूटेराइन, T फॉर ट्रांसफर। हमने कहा इससे भी कोई रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेडिंग देखिए और लिख के आओगे कि अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण क्या है। इसमें भी क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। कहाँ, अंतःगर्भाशयी, गर्भाशय के अंदर। अभी कहाँ ट्रांसफर कर रहे थे, अंतःफैलोपियन अर्थात फैलोपियन नलिका में हम क्या कर रहे थे, इस बने हुए युग्मनज को सीधे फैलोपियन नलिका में डाल रहे थे, ठीक है। अब ये युग्मनज फैलोपियन नलिका में जब पहुंचेगा तो फिर ये गर्भाशय में आएगा, लेकिन नलिका से गर्भाशय में आते आते हमने बताया था कि ये विभाजन करके 2 से 4, 8 से 16 खंड बनाता है, जिसे मारुला कहते हैं, ठीक है। तो ये युग्मनज जब होता है उसी दौरान इसमें हम डाल देते हैं, बाकी मारुला पारुला बनना आगे यहीं पे महिला के अंदर होता है। लेकिन कभी कभी किसी महिला के अंदर मान लीजिए ये डिंबवाहिनी नलिका खराब है, ये ट्यूब क्या है आपका खराब है, तो अब इस युग्मनज को तो इसमें हम डाल नहीं पाएंगे, ट्यूब खराब है। तो क्या मतलब है, तो अब क्या करेंगे, इस महिला को हम ठीक है दूसरी विधि अपनाएंगे, कौन सी, अंतःगर्भाशय स्थानांतरण। मतलब अब इसमें हम फैलोपियन नलिका में नहीं डालेंगे, नलिका तो खराब है ना, तो सीधे हम अंतःगर्भाशयी अर्थात गर्भाशय अंदर डाल देंगे, यानी इसको उठा के यहाँ पे सीधा डाल देंगे जहां पे ये भ्रूण जाके पलता है, ठीक है। नली में डालने की जरूरत नहीं, अगर नली खराब है तो, ठीक है। दूसरी विधि अपनाते हैं, लेकिन करते क्या है देखिए, अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण इन यूटेराइन ट्रांसफर, यानी कि जब IVF या टेस्ट ट्यूब में बना हुआ युग्मनज जो होता है 2N, ठीक है, युग्मनज विभाजन द्वारा बने 8 खंड युक्त ब्लास्टोमियर बनाता है, ठीक है। 8 खंड युक्त ब्लास्टोमियर या 8 से अधिक खंड वाला भाग युग्मनज बना लेता है, भ्रूण बना लेता है, तब इस भ्रूण को सीधे उसके गर्भाशय में हम क्या करते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। तो इसे अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण कहते हैं अर्थात IUT कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है, मान लीजिए जब महिला का ये फैलोपियन नलिका क्या हो, खराब हो, गड़बड़ हो, ठीक है। फैलोपियन नलिका खराब होती, गड़बड़ होती है, तो अब युग्मनज को यहाँ डालना ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है यही रुक जाए वो। अगर यही रुक करके फैलोपियन नलिका में ही बच्चा बड़ा होने लगा भ्रूण, तो ये नलिका फट जाएगी और महिला के लिए जान को खतरा होगा, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं डॉक्टर, नली खराब है, नली में नहीं डालेंगे, सीधा इस युग्मनज को यहाँ डाल देंगे गर्भाशय में। लेकिन युग्मनज को युग्मनज के रूप में नहीं डालते हैं, वो कब डालेंगे पता है, कि इसको अभी क्या करेंगे, जो युग्मनज बना है ये विभाजन होगा, और जब विभाजन होगा तो इस युग्मनज में क्या होता है कि 8 से अधिक खंड क्या होते हैं, इस तरह से बढ़ जाते हैं। तो अब ये युग्मनज नहीं ब्लास्टोमियर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये आपका ब्लास्टोमियर कहलाएगा गाइस, क्या कहलाएगा, ब्लास्टोमियर कहलाता है। ब्लास्टोमियर एक प्रकार का क्या है, भ्रूण का ही भाग होता है, भ्रूण ही होता है। तो अब ब्लास्टोमियर जब 8 खंड से अधिक हो गया अर्थात 16 खंड, जिसे मारुला या तूतक समझ लो कहते हैं, तो अब इसे क्या करेंगे, सीधा इसे उठा करके यहाँ से क्या करेंगे, इस गर्भाशय के द्वार से यहाँ गर्भाशय में इसे छोड़ देंगे इस तरह से। तो ये क्या करेगा, गर्भाशय में जा करके गर्भाशय की दीवार से अंतर रोपित होकर के क्या करेगा, 9 महीने तक शिशु का निर्माण कर देगा, ठीक है। तो ये समस्या आपकी क्या है, दूर हो जाती है। तो इसी विधि को अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण विधि कहते हैं, यूटेराइन कहते हैं। हमने कहा
ठीक है, देखिए अब आपको पूरा आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब हमने क्लियर करा दिया, जो आपका इंपॉर्टेंट जो लिखना है, ठीक है, आपको याद नहीं रखना, एक बार हम रिपीट कर देते चलते चलते। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आईवीएफ क्या है, टेस्ट ट्यूब, पात्र निषेचन क्या है, तो आप रटने की जरूरत नहीं है। निषेचन माने शुक्राणु अंडाणु का मिलना, पात्र माने पात्र में यानी बर्तन में। कब मिलते, कब मिल जाते हैं, ये कौन मिलाता है, डॉक्टर मिलाते हैं। कब मिलाते हैं, जब किसी पुरुष में सामान्य तरीके से बच्चा नहीं होता, बंधता होता है, तो उसको क्या करते हैं, उसके शुक्राणु अंडाणु को लेकर एक विशेष पात्र में, बर्तन में, प्रयोगशाला में उचित वातावरण मिला देते हैं, और मिलाने के बाद जब युग्मनज बन जाता है, ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित करेंगे। तो स्थानांतरित करने कितनी विधियां थी, 2 विधियां थी, जिसमें पहला अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण या युग्मनज अंतःफैलोपियन स्थानांतरण जिसे जिफ्ट कहते हैं, और दूसरा अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण। 2 विधियां हैं, तो ये अलग अलग विधि का भी प्रयोग की जाती है। इसमें क्या करते हैं, जब शुक्राणु अंडाणु मिलाकर आईवीएफ में युग्मनज बना है, जैसे यहाँ पे हमने शुक्राणु अंडाणु मिलाया, युग्मनज बना, तो अब इस युग्मनज को क्या करते हैं, अंतःफैलोपियन यानी फैलोपियन नलिका के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं। तो यहाँ देखिए सीधा यहाँ पे स्थानांतरित कर दिया, अब आगे यहाँ से होता हुआ गर्भाशय में जाके पलेगा। तो ये हो गया आपका युग्मनज अंतःफैलोपियन जिफ्ट हो गया। लेकिन दूसरा क्या, अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण होता क्या है, किसी किसी महिला में ये ट्यूब खराब होता है, ठीक है, ये जब ट्यूब खराब होती है तो उसको ट्यूब में फिर नहीं डालते, तब क्या करते हैं कि जब युग्मनज बनता है तो उसे क्या करते हैं, उस पात्र में रख देते हैं थोड़ा और, तो जब वो विभाजन युग्मनज में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिससे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 खंड बने, जिसे मार्बल उत्तक कहते हैं। तो जब 8 से अधिक खंडों में बढ़ जाता है ये युग्मनज, ठीक है, तो एक स्टेप आगे 8 खंडों जब बढ़ गया, ब्लास्टोमियर के रूप में हो गया, तो अब इसे उठा करके नलिका में नहीं, सीधे कहाँ डाल रहे हैं, गर्भाशय में डाल रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण, अर्थात जब स्थानांतरण कर दिया जाए किसे, युग्मनज को नहीं बल्कि 8 खंड से अधिक खंड वाले भ्रूण को कहां पर, सीधे अंतःगर्भाशय, गर्भाशय के अंदर, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इन यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं, अर्थात आईयूटी कहते हैं, अंतःगर्भाशय स्थानांतरण कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के बारे में भी हमने आपको एक अच्छा सा वीडियो बनाया, अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, रटाने का प्रयास किया, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आज के इस वीडियो में इतना ही। अभी जो आपका बाध्यता की 2 और विधियां हैं, अब कल के वीडियो में दे करके चैप्टर क्लोज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। जय हिंद।